हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम लोग स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी को समझने वाले हैं जो आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस की थी। आरबीआई ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी को अनाउंस करा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्राइसिस या फिर म्यूचुअल फंड क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए या फिर उनसे एंटीसिपेटेड लॉस को कम करने के लिए। अब अगर हम लोगों को स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी को समझना है तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्राइसिस को समझना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को समझना पड़ेगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट एजेंसी है जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है। इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 डेब्ट फंड्स खोले हुए थे जिसके थ्रू वो डेब्ट बॉन्ड्स में इंडिया में इन्वेस्ट करती थी। अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने लिक्विडिटी क्राइसिस को साइट करा, कहा कि मेरे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। उस लिक्विडिटी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं ये डिसीजन लेता हूं या फिर ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन लेती है कि एक बार ये सारे फंड्स, इनकी लायबिलिटीज या फिर इनकी जो भी ऑब्लिगेशंस है उसको पे कर दिया जाता है। इन सभी फंड्स को बंद कर दिया जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि डेब्ट मार्केट या डेब्ट फंड या म्यूचुअल फंड किस तरह काम करता है इंडिया में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा सारी इंडस्ट्रीज कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट से फाइनेंस लेके अपने ऑपरेशंस को रन करती हैं, नया इन्वेस्टमेंट लाना हो या फिर अपने प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करना हो। अब मुकेश अंबानी को अगर पैसा चाहिए, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर पैसा चाहिए तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बैंक के पास जा सकते हैं और बैंक से लोन ले सकते हैं। दूसरा रास्ता जो मुकेश अंबानी के पास है वो ये है कि वो कॉर्पोरेट बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है, उसके अंदर 3 चीजों को मेंशन किया जाता है। पहली फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी। मान लेते हैं मुकेश अंबानी को 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो मुकेश अंबानी 100 करोड़ का कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करेंगे। ऐसी कंडीशन में 100 करोड़ फेस वैल्यू होती है इस बॉन्ड की। अब मुकेश अंबानी कहते हैं कि हर महीने में 5% इंटरेस्ट दूंगा, तो मतलब 5 करोड़ रुपए हर महीने वो इंटरेस्ट के रूप में देने के लिए तैयार हैं। और कहा है कि इसकी मैच्योरिटी होगी 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स के बाद मैं 100 करोड़ की फुल पेमेंट करके आपसे ये कॉर्पोरेट बॉन्ड दोबारा खरीद लूंगा। कहने का मतलब ये है मोटे मोटे तौर पे कि मुझे अभी 100 करोड़ दे दो, हर महीने 5 करोड़ मैं दूंगा, 1 साल खत्म होने के बाद मैं 100 करोड़ आपको वापस लौटा दूंगा। ये मैं रिटर्न में लिख के दे रहा हूं और जिस चीज पे या फिर जिस एग्रीमेंट पे मैं लिख के दे रहा हूं उस एग्रीमेंट को बोलेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को तो मजा आ गया। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने सोचा कि ये तो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मुकेश अंबानी कह रहा है तो मुकेश अंबानी तो दे ही देगा। प्रॉब्लम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ हाउएवर ये है कि उसके पास केवल 50 करोड़ है और उसको प्रॉब्लम है कि बाकी 50 करोड़ वो कहां से लाए ताकि उस कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीद सके। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्या करता है, एक फंड की क्रिएशन करता है। देखा होगा आप लोगों ने, हम लोगों के घरों के आसपास भी कुछ लोग किट्टी चलाते हैं, तो कुछ इस तरीके का काम है, वो किट्टी चला रहे हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कहा कि ये मैंने फंड खोला है, इसमें सभी लोग अपना अपना पैसा डालो और इस पैसे से हम लोग क्या करेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदे करेंगे और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट मिलेगा जो भी इस फंड में पैसा लगाएगा उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो राजू को लगता है कि हाँ ये तो मजेदार इनकम का सोर्स है, वो बाबू भैया को समझाता है और दोनों लोग मिलकर 50 करोड़ लगा देते हैं। अब फंड हो गया 100 करोड़ का। 100 करोड़ के फंड ने इस 100 करोड़ का कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लिया और अब ये जो 5 करोड़ आएंगे या फिर 5% इंटरेस्ट आएंगे वो इस फंड पे आएंगे और इस फंड में जो 5% इंटरेस्ट है वो डिवाइड कर दिया जाएगा जैसी जिसकी, मतलब यहाँ पे 50% होल्डिंग बाबू भैया और राजू किया तो इन दोनों को 2.5 करोड़ मिला करेगा, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को 2.5 करोड़ मिला करेगा। कुछ इस तरीके से पूरा डेब्ट मार्केट या फिर डेब्ट बॉन्ड का जो सिस्टम है इंडिया में वो काम करता है। ये इजीली समझाने का एक तरीका था। असल में होता क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं एक फंड में और एक फंड केवल एक कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं खरीदता या फिर एक एंटिटी के कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं खरीदता है, बहुत सारी एंटिटीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदता है और बहुत तरीके के अलग अलग मैच्योरिटीज की कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदता है। तो अब हम लोग दोबारा पीछे जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इसी तरीके के 6 तरीके के फंड चला रहा था
कोई अल्ट्रा शॉर्ट था, कोई शॉर्ट टर्म इनकम फंड था, क्रेडिट रिस्क फंड था, लो ड्यूरेशन फंड था, अलग अलग तरीके के डेप्ट फंड चला रहा था जिसमें उसने अलग अलग तरीके के डेप्ट बॉन्ड्स खरीद रखे थे। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कहा कि मेरे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम मतलब क्या है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पैसा अगर है भी तो मैं तुरंत उसको लिक्विड नहीं कर पा रहा हूँ, कैश के फॉर्म में कन्वर्ट इन्वेस्टर्स को नहीं दे पा रहा हूँ। तो इस वजह से इतनी माथापच्ची हो गई है। तो एक बार बाबू भैया, राजू, जितने लोग भी हैं, इन सबका मैं पैसा चुकता कर दूं, उसके बाद ये 6 के 6 फंड में बंद करने वाला हूँ और इसके ताला लगा दूंगा। मैं ये फंड आगे कंटिन्यू करने वाला नहीं हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर लिक्विडिटी की क्राइसिस है तो इसका मतलब ये हो सकता है, मोस्ट नेगेटिव सिनेरियो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, कि अगर लिक्विडिटी की क्राइसिस है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद बिजनेस कोलैप्स होने वाला हो, तभी वो एएमसी को पैसा नहीं दे पा रहा है या फंड में पैसा नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से फंड अपने इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं दे पा रहा है। तो हो सकता है कि बिजनेस कोलैप्स होने का ये साइन मिल रहा हो, इन्वेस्टर डिस्करेज हो जाएंगे, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे ऐसे फंड्स में। एक बार इन्वेस्टर्स ने ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया तो फाइनेंस का जो एक सोर्स है हमारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के पास, वो कम होने लग जाएगा या फिर बंद होने लग जाएगा। जब कॉर्पोरेट्स के पास फाइनेंस आना बंद होने लग जाता है या फिर कम होना शुरू हो जाएगा, तो इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी कम होने लग जाएगी जो कॉर्पोरेट्स करते हैं इन्वेस्टमेंट हमारे देश में। अब उस इन्वेस्टमेंट के कम होने से हमारी जीडीपी के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, सभी चीजों के ऊपर असर पड़ने शुरू हो जाएगा। उससे भी एक फर्दर स्टेप क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि कंपनीज डिफॉल्ट कर दें अपने पेमेंट पे, कि उनके पास अभी तो पेमेंट नहीं है और शॉक से, जैसा कि अभी मार्केट में शॉक चल रहा है कोरोना की वजह से, उससे रिकवर ना हो पाए, तो हो सकता है वो मना ही कर दे कि मैं पेमेंट ही नहीं कर पाऊंगा पूरे के पूरे, जो मैंने आपको फंड बॉन्ड लिख के दिया था मैं उसको ऑनर नहीं कर सकता हूँ। अब ऐसी कंडीशन में जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, राजू और बाबू भैया ने, उनका पैसा तो डूब गया। तो इस तरीके की सिचुएशन ना आए उसको ध्यान रखते हुए आरबीआई ने पहले से ही स्पेशल लिक्विडिटी फंड को अनाउंस कर दिया। अब ये स्पेशल लिक्विडिटी फंड कैसे काम करता है इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आरबीआई ने कहा कि मैं 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी फंड लेके आ रहा हूं। इसमें क्या होगा कि बैंक्स मुझसे पैसा ले सकते हैं 50,000 करोड़, और उस पैसे का इस्तेमाल दो जगह कर सकते हैं। पहला, वो लोन देंगे म्यूचुअल फंड्स को, मतलब यहाँ पे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को बैंक्स लोन दे देंगे और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अपने इन्वेस्टर्स को उससे सारा पैसा चुकता कर देगा। और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के पास जब भी पैसा आएगा तो वो पैसा बैंक्स को दे देगा। पहला सिनेरियो ये हो सकता है, लेकिन इसको फिर से बोल सकते हैं बहुत अनलाइकली सिनेरियो है कि उधार लेके मैं उधार चुकता करूं, ऐसा बहुत कम होता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता था? दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये हो सकता है कि बैंक्स आउटराइट परचेज कर लें रेपोस का और उसको एज अ कोलैटरल यूज कर लें रेपो ऑपरेशंस में। अब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट 2 है, ये बाउंसर की तरह एक्ट कर सकती है, बाउंसर हो सकती है। इस बाउंसर को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। रेपो ऑपरेशन से एक बार समझते हैं और फिर से हम लोग उस स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट 2 के ऊपर दोबारा जाएंगे। भारत में आरबीआई की वेबसाइट के हिसाब से 4 तरीके के रेपो ऑपरेशंस होते हैं, या फिर बैंक्स 4 तरीके के रेपो ऑपरेशंस को अंडरटेक करता है। पहला, बाय सेल बैक रेपो, क्लासिक रेपो, बॉन्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग रेपो और ट्राइपार्टाइट रेपो। इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है बाय सेल बैक रेपो। आउटराइट परचेज जनरली इसी में होते हैं। आउटराइट परचेज क्या है, इसको हम लोग घरेलू एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर होता है कुछ घरों में, आपने देखा होगा कि कभी घर में पैसे की जरूरत पड़ती है तो सोनार के पास ले जाते हैं और उससे पैसा ले लेते हैं, इस ऑब्लिगेशन के साथ कि जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं दोबारा आके अपना सोना आपसे खरीद लूंगा या खरीद लूंगी। इसको हम लोग बोलते हैं आउटराइट ऑपरेशन। आउटराइट रेपो ऑपरेशन वो होते हैं जिसमें जब आप बेच रहे हो कोई सिक्योरिटीज को या फिर एज अ कोलैटरल रख रहे हो, कोलैटरल रखने के टाइम पे ही उसको रीपरचेज कर लेने का ऑब्लिगेशन आपके ऊपर हो गया है। मतलब एक रीपरचेज एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हो, रीपरचेज एग्रीमेंट।
रीपरचेज को ही हम लोग शॉर्ट में रेपो बोलते हैं। अब बैंक्स क्या करती हैं, सुनार और घरेलू आदमी को थोड़ा समझ, कोई एनालॉजी को हम लोग यहाँ पे फाइनेंस मार्केट में लेके जाते हैं और इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बैंक्स जाते हैं आरबीआई के पास और कुछ कोलैटरल रखेंगे ताकि आरबीआई उनको पैसा दे सके। अब वो कोलैटरल क्या हो सकता है? वो कोलैटरल हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, इक्विटी सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट सिक्योरिटीज। हमारा इंटरेस्ट अभी फिर से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे ही है। इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे कोई बैंक है, मान लेते हैं बैंक को 100 करोड़ चाहिए, लेकिन बैंक के पास 100 करोड़ इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं है। बैंक के पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या फिर ऐसा बॉन्ड पेपर है। अब ये जो बॉन्ड पेपर है ये बैंक का एक एसेट है, आरबीआई ने इसको एज एन एसेट क्लासिफाई करा हुआ है। बैंक जा सकता है आरबीआई के पास और अपना एसेट कोलैटरल रख लेगा बैंक के पास और डिमांड करेगा कि मुझे 100 करोड़ दे दो। लेकिन आरबीआई कहेगी नहीं, तुम्हारे एसेट की वैल्यू 100 करोड़ है तो मैं 100 करोड़ तो नहीं देने वाला हूं, मैं इस पे डिस्काउंट लूंगा। डिस्काउंट मैं लूंगा या तो 5%, 6%, जो भी मेरा मन करता है। अगर 5% डिस्काउंट लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, आरबीआई ने 100 करोड़ का एक एसेट लिया और उसके बदले में बैंक को 95 करोड़ दिए। ये जो 5% का आरबीआई ने डिस्काउंट अपने आप को दिया, इसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं, जो इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज कर रहा है बैंक्स को पैसे देने के लिए। अब बैंक ने जब इस कोलैटरल को रखा था आरबीआई के पास, तब एक एग्रीमेंट साइन करा था कि कुछ दिन बाद आफ्टर टेनर पीरियड बैंक्स 100 करोड़ देंगे आरबीआई को और आरबीआई इसके बदले में उनका बॉन्ड वापस लौटा देगा। ये आउटराइट परचेज रेपोज होते हैं। आउटराइट परचेज रेपो को हम लोग सिंपली इस भाषा में समझेंगे कि कोई भी रेपो ऑपरेशन या फिर कोई भी बॉन्ड ऑपरेशन या बॉन्ड की सेल या परचेज जिसके ऊपर रीपरचेज का एक एग्रीमेंट हो या फिर ऑब्लिगेशन हो। अगर बैंक अपने एसेट्स को, मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को आरबीआई के पास रख रही हैं, तो वो इस कंडीशन के साथ रख रही हैं कि वो एक टाइम खत्म होने के बाद उस सिक्योरिटी को या फिर उस बॉन्ड को दोबारा खरीदेंगे। अब हम लोग आगे फिर से पूरी की पूरी कथा को समझना शुरू करेंगे कि ये पूरा सारा काम हुआ कैसे। तो दोबारा से देखना शुरू करते हैं। आरबीआई ने कहा कि 50,000 करोड़ देने के लिए मैं तैयार हूं बैंक्स को, बशर्ते बैंक्स या तो वो 50,000 करोड़ म्यूचुअल फंड्स पे लगाएंगे या फिर म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को लोन देंगे ताकि वो पैसा म्यूचुअल फंड्स कंपनी अपने इन्वेस्टर को दोबारा से दे सके। या फिर बैंक दूसरा काम क्या कर सकती है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड उनका खरीद लें। याद है ना, इसको एग्जांपल में समझो, रिलायंस ने एक कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यू करा था और उस कॉर्पोरेट बॉन्ड को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने खरीद लिया था। तो यहां पर बैंक्स ये कर सकते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को कहेंगे कि वो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड तुमने खरीदा हुआ था वो मुझे दे दो, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू में कुछ वैल्यू में गिरावट आ गई होगी, उस वैल्यू का मैं पैसा आपको दे देता हूं। और ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड जब बैंक अपने पास रख लेगा तो इस कॉर्पोरेट बॉन्ड को एज अ कोलैटरल यूज करके वो आरबीआई के पास जा सकता है और आरबीआई से पैसे ले सकता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट्स पे। तो दूसरा ऑपरेशन ये है। अब ये कम से कम 90 डे टेनर ऑपरेशन होना चाहिए। 90 डे टेनर ऑपरेशन का मतलब ये है कि बैंक्स, ऐसा नहीं है कि आज बैंक में गया, आरबीआई के पास अपना कोलैटरल रखा और 50 दिन बाद आ गया कि ठीक है बहुत इंटरेस्ट मैंने आपको दे दिया, अब मेरा बॉन्ड वापस लौटा दो, ये लो पूरा पैसा। तो ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 90 दिन के लिए आरबीआई वो इंटरेस्ट रेट के मजे उठाएगा। तो पूरी कहानी को दोबारा से रिकैप करते हैं एक बार फिर से। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्राइसिस ये थी कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी है जिसने 6 तरीके के डेब्ट बॉन्ड खोल रखे थे इंडिया में। वो डेब्ट बॉन्ड अलग अलग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद रहे थे, लेकिन क्योंकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट्स को आ रही थी और वो अपने इन्वेस्टर्स को टाइम पे
पैसा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, इसलिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो ये डिसीजन लेती है कि एक बार सबका पैसा मैं चुकता कर दूं, उसके बाद मैं डेब्ट बॉन्ड कभी गलती से भी नहीं चलाऊंगा, अभी बस बहुत हो गया मेरा। तो इसकी वजह से इस बात का डर था कि कहीं ये इसका साइन तो नहीं है कि डेब्ट बॉन्ड का मार्केट अब खराब होता जा रहा है, या फिर डेब्ट बॉन्ड में अब लिक्विडिटी नहीं रही है, या डेब्ट बॉन्ड्स अब उतने ज्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं रह गए हैं जितने पहले हुआ करते थे, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा। ये सारी एप्रीहेंशन थी, एंटिसिपेशन थी, उसको देखते हुए आरबीआई आता है, आरबीआई कहता है कि मैं 50,000 करोड़ रुपए दे रहा हूं बैंक्स को, और बैंक्स उसको म्यूचुअल फंड्स को दे सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खुद खरीद के उस कॉर्पोरेट बॉन्ड को एज ए कोलैटरल मेरे पास रख दें और पैसे ले सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि किसी भी कंडीशन में इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा नहीं। एक तरीके से इन्वेस्टर को सिक्योरिटी दी गई है। अब बात है कि पहली बार इस तरीके का आरबीआई इंस्ट्रूमेंट लेके आया या फिर पहली बार ऐसी फैसिलिटी आई है, तो जवाब है नहीं। 2008 में भी एक बार इसी तरीके से लिक्विडिटी प्रॉब्लम आई थी, तो उस लिक्विडिटी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आरबीआई ऐसी ही मिलती जुलती स्कीम पहले भी 2008 में लेके आया था। हालांकि बहुत अनलाइकली होता है कि ऐसी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स या फिर ऐसी लिक्विडिटी सिचुएशंस में कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बैंक्स या फिर कोई भी कॉर्पोरेट हाउस इन फैसिलिटीज को अवेल करता है। वैसी अनलाइकलीनेस अभी भी बनी हुई है कि बहुत कम चांसेस हैं कि कंपनीज आएंगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आएंगी, या तो उधार पे ले लेंगी पैसा ताकि अपने इन्वेस्टर को दे दें। ऐसा बहुत कम होने की चांसेस हैं। उसी तरीके से बहुत कम चांसेस ये भी हैं कि जिनसे मैंने बॉन्ड खरीदा वो बॉन्ड पे डिफॉल्ट कर जाएंगे और एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा अपने इन्वेस्टर को दोबारा लौटाने के लिए। लेकिन अगर बाई चांस वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस में अगर ऐसा होता है, तो उसके बावजूद भी आरबीआई इतना विजिलेंट है, आरबीआई यही बताना चाहता है कि आरबीआई इतना विजिलेंट है कि इन्वेस्टर के पैसे वो डूबने नहीं देगा, इन्वेस्टर मनी जो है यहाँ पे सेव रहेगी। इस पूरी प्रकरण से या फिर इस पूरे के पूरे ऑपरेशन से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि डेब्ट बॉन्ड सेफ तो होते हैं, लेकिन उतने सेफ नहीं होते जितने वो अपीयर होते हैं। उनमें भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है, ऐसा मार्केट में देखना शुरू किया है, और हो सकता है इन फ्यूचर हम लोगों को ज्यादा डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देखने को मिले। इसी के साथ ये इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स रिलेटेड ऐसी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, उसके ऊपर हम लोग वीडियो लगातार लाने की कोशिश करते रहेंगे। इस पूरे वीडियो में अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके कमेंट बॉक्स में आपको उन डाउट्स को क्लियर करा जाए। बाकी लाइक, कमेंट और शेयर तो आप करने वाले हो नहीं, सॉरी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो आप नहीं करोगे, तो उसके लिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं आपको। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हम इसी तरीके से मिलते हैं।